स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर नंबर 2 की। देखिएगा, इस चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिविम रसायन। चैप्टर नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर बना कर के मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। उस वीडियो को देखोगे तो ही आज वाला वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा मैं समावयवता का अगला जो प्रकार है वो है प्रकाशिक समावयवता। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता और नंबर 2 त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आपके सिलेबस में नहीं है। त्रिविम समावयवता जो होती है वो वापस से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अभिविन्यासीय समावयवता और नंबर 2 सहरूपण समावयवता, है ना। नंबर 1 कौन सी बताई थी, याद कीजिएगा, अभिविन्यासीय समावयवता, और नंबर 2 मैंने आपको बताई थी सहरूपण समावयवता। अभिविन्यासीय समावयवता जो है वो वापस से दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था, नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। देखिएगा, ज्यामितीय समावयवता को बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ज्यामितीय समावयवता आपको समझ में आ गई होगी। ज्यामितीय समावयवता के बाद में अगली जो समावयवता हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रकाशिक समावयवता। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। देखिएगा, सबसे पहली बात, प्रकाशिक समावयवता जो है वो अभिविन्यासीय समावयवता का एक पार्ट है। प्रकाशिक समावयवता की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको प्रकाशिक समावयवी कहा जाता है। या फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं अभिविन्यासीय समावयवी, जिनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उन्हें कहा जाता है प्रकाशिक समावयवी। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो बताइएगा, प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा क्या होगी। अभिविन्यासीय समावयवी, अभिविन्यासीय समावयवी जिनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। प्रकाशिक समावयवता को इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस ज़रूर होगी इसको समझने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा पाऊँ। देखिएगा, ज्यामितीय समावयवता मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्कस की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आपने पहले से समावयवता वाला चैप्टर पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा है तब तो आपको देखना ही है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। यदि आपने कहीं और से उसको पढ़ा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश उस वीडियो के अंदर की है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं प्रकाशिक समावयवता की। एक बार वापस से इसकी परिभाषा बताता हूँ कि अभिविन्यासीय समावयवी जिनके प्रकाशिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो आपको परिभाषा में एक वर्ड नज़र आया होगा कि प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण का क्या मतलब है, देखिएगा, प्रकाशिक गुण
प्रकाशिक गुण का क्या मतलब है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? देखिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा का जो गुण होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा का, घुमाने का जो गुण होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का जो गुण होता है ना, यहाँ पे प्रकाशिक गुण का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का जो गुण होता है उसे प्रकाशिक गुण यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्हाट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमाने का जो गुण है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक गुण। सर क्या बताया आपने? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रकाशिक समावेता क्या होती है। तो अभिविन्यासीय समावेवी जिनके प्रकाशिक गुण क्या हो अलग अलग, तो बात आती है सर ये प्रकाशिक गुण क्या होते हैं? तो प्रकाशिक गुण का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण। अब बात आती है कि सर ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है उसको हमें समझना होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है पहले अपन को ये समझना होगा। तो देखिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सामान्य प्रकाश होता है जो कि हमें सोडियम लैंप से प्राप्त होता है वो प्रकाश क्या होता है। तो देखिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने एक सोडियम लैंप ली। कौन सी लैंप है ये? सोडियम लैंप है ना। इस सोडियम लैंप से जो प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है एक वर्णी प्रकाश। सर एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? जो सामान्य प्रकाश होता है ना उस सामान्य प्रकाश को कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। और जो एक वर्णी प्रकाश या जो सामान्य प्रकाश है उसकी जो तरंगे होती है वो सभी दिशाओं में कंपन करती है। तो ये जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है ये देखो तरंगे हैं, एक तरंग ये रही, एक तरंग ये रही, एक तरंग ये रही। तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन के अंदर, प्रत्येक दिशा के अंदर इसकी जो तरंगे होती है वो कंपन करती है। क्या करती है? कंपन करती है। तो देखो ये जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है बच्चों? सामान्य प्रकाश। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। सर समतल ध्रुवित प्रकाश हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रकाशिक गुण पढ़ चुके हैं। और प्रकाशिक गुण क्या था? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण क्या कहलाता है? प्रकाशिक गुण। तो जो सोडियम लैंप जो होती है, लैंप होती है कोई सोडियम से बनी हुई, अंदर सोडियम होता है, उससे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसको सामान्य प्रकाश हम बोलते हैं। सामान्य प्रकाश की जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में क्या करती है? कंपन करती है। अब यदि इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया जाए, निकोल प्रिज्म में से यदि गुजार दिया जाए तो इस प्रकाश की जो तरंगे हैं वो केवल एक ही दिशा में क्या करती है? कंपन करती है। अब इस प्रकाश की जो तरंग है वो केवल एक ही दिशा में क्या करेगी? कंपन करेगी। पहले जो तरंगे थी वो सभी दिशाओं में क्या कर रही थी? कंपन कर रही थी। लेकिन निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ प्रिज्म होता है जो इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि सामान्य प्रकाश को किस में बदलना हो? समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो ये जो हमें प्रकाश प्राप्त हुआ वो कैसा प्रकाश है बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश। सर समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उस प्रकाश की जो तरंगे होती है जो पहले सभी दिशाओं में कंपन कर रही थी अब वो केवल एक ही दिशा में क्या करने लग जाती है? कंपन करने लग जाती है। देखो केवल इस डायरेक्शन में कंपन कर रही है। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रकाशिक गुण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि
समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो सामान्य प्रकाश की जो तरंगे होती है वो तो सभी दिशाओं में कंपन करती है, लेकिन अब जो तरंगे होगी वो केवल एक दिशा में कंपन करेगी और ऐसा प्रकाश क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं तो आप कहोगे सामान्य प्रकाश जिसकी तरंगे सभी दिशाओं में कंपन करती है को यदि निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया जाए तो उसकी तरंगे केवल एक दिशा में कंपन करने लग जाती है और ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि सब बच्चों तक पहुंच जाए और सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ इस कोरोना जैसी पैंडेमिक में, है ना। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मान लीजिएगा हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हमने ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, समतल ध्रुवित प्रकाश ले लिया और यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी, एक ट्यूब रख दी जिसे कहते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब, पोलेरीमीटर ट्यूब। सर पोलेरीमीटर ट्यूब क्या होती है, पोलेरीमीटर ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक यौगिक का विलयन भरना होता है ना। आपने क्या किया, एक पोलेरीमीटर ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर एक यौगिक ले लिया, उस यौगिक का विलयन ले लिया, जलीय विलयन ले लिया आपने ना, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। पोलेरीमीटर ट्यूब क्या होती है, देखिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश किसी यौगिक के द्वारा घूमेगा या नहीं घूमेगा इस बात का पता करने के लिए, और घूमेगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा इस बात का पता करने के लिए हमें एक ट्यूब की आवश्यकता होती है और उस ट्यूब को कहते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब। आपसे कोई नहीं पूछेगा पोलेरीमीटर ट्यूब क्या होती है, एक्चुअली पोलेरीमीटर ट्यूब एक ट्यूब है जिसके अंदर अपन किसी यौगिक को भर लेते हैं, यौगिक का विलयन भर लेते हैं और उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो हमने क्या किया, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें मान लीजिएगा यौगिक है, कोई क्या है, यौगिक है, यौगिक का विलयन है, यौगिक का क्या है, विलयन। इस यौगिक के विलयन में से इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को गुजारा तो हमने क्या पाया कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल था, ये समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल था वो वैसा का वैसा रह गया। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन में से गुजारा तो हमने क्या पाया कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल था, तल है ना, ये तल है इसका, ये जो तल था वो वैसा का वैसा रह गया। इसका मतलब ये जो यौगिक है ना, ये प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा। पहली बात तो ये कि प्रकाशिक समावयता कौन सा यौगिक दर्शाएगा, जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी दिशा में घुमा देगा। जैसे मान लो ये ऐसे घूम जाता या फिर ये ऐसे घूम जाता, अगर घूम जाता तो ये यौगिक प्रकाशिक समावयता दर्शाता, वरना नहीं दर्शाता। तो बताओ यहाँ पर घूमा क्या, नहीं घूमा, इसका मतलब ये यौगिक प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा, ये यौगिक प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा। तो इस यौगिक को हम प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक कहते हैं। ये यौगिक कैसा हो गया, प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक हो गया। सर प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक क्या होता है, प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक वो यौगिक होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा नहीं पाता, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने में सक्षम नहीं होगा, ऐसा यौगिक जो होगा वो प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक होगा। सर प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक, इसका मतलब वो प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा, बिल्कुल वो प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाएगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास में क्या कोई ये सारा एपरेटस एग्जाम में थोड़े देके देगा, कॉपी के अंदर हमें तो पता करना होता है, तो उसका तरीका अलग है ना। ये एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली ऐसे पता किया जाता है। बाकी आपको एग्जाम में कैसे पता करना है कि कौन तो प्रकाशिक समावयता दर्शाएगा और कौन नहीं दर्शाएगा,
वो हम किस प्रकार से पता करेंगे उसको हम आगे सीखेंगे। एक बार आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। तो मुझे आप इतनी बात बता दीजिएगा, क्या इस यौगिक के विलयन ने इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ये तल था इसका और ऐसा का ऐसा रह गया, क्या इसको इसने घुमाया है क्या? सर नहीं घुमाया। इसका मतलब ये यौगिक प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक होगा, इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोता नहीं दर्शाएगा। अब मान लीजिएगा मैंने क्या किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक, है ना, ये बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने क्या किया कि इस यौगिक को तो यहाँ से हटा दिया, है ना, इसको तो बाहर फेंक दिया। अब इसमें कोई दूसरा यौगिक भरा और उसका विलयन बढ़ लिया, है ना। अब ये जो यौगिक है, पहले मान लो A था, अब मान लो ये B कोई यौगिक है ना, कोई यौगिक B है ना, अलग है ये, वो पहले वाला तो हटा दिया है मैंने, अब दूसरा भरा है कोई, और अब इसमें से क्या गुजरा, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो मैंने क्या पाया कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है वो पहले ऐसे था, अब वो इधर घूम गया, ये देखो इधर घूम गया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण दिशा में घूम गया या दक्षिणावर्त घूम गया, या हम कह सकते हैं दाईं दिशा में घूम गया। सही सिंपल शब्द बता दूं, कौन सी दिशा में घूम गया? दाईं दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा किधर, कौन सी दिशा में घूमती है? दाईं दिशा में। और किस कोण से घूमा? मान लो थीटा कोण से घूम गया। किस कोण से घूम गया? थीटा कोण से। इसका मतलब अब ये जो यौगिक है ना, ये प्रकाशिक निष्क्रिय नहीं होगा, ये यौगिक कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। समझ में आ रही मेरी बात आपको? सर इसको प्रकाशिक सक्रिय क्यों कहा? क्योंकि इसने समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमा दिया। सर बाईं में नहीं घुमा सकता क्या? बिल्कुल बाईं में भी घुमा सकता है, दाईं में भी घुमा सकता है। अगर दाईं या बाईं दिशा में कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दे तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। जब कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमाता है तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक को हम स्मॉल d या प्लस या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यदि कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमाता है तो ऐसे यौगिक को स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, इंग्लिश का नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या प्लस या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। समझ में आई? अब मान लीजिएगा इस यौगिक के विलयन को मैंने निकाल दिया और कोई दूसरा यौगिक का विलयन मैंने इसके अंदर भरा और उसने क्या किया, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं दिशा में घुमा दिया। तो बताओ अब ये यौगिक भी क्या होगा? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और ऐसे यौगिक को हम बताओ इसने किधर घुमाया? इसने घुमाया ACW। सर ACW का मतलब बाईं दिशा। बाईं दिशा का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो इसको हम कहेंगे स्मॉल l या माइनस या वामाव्रत ध्रुवण घूर्णक यौगिक। क्या कहेंगे? वामाव्रत ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सीधी सीधी बात क्या है कि यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है तब तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और नहीं घुमाता है तो वो प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। जो प्रकाशिक निष्क्रिय होगा वो प्रकाशिक समायोता नहीं दर्शाएगा, और जो प्रकाशिक सक्रिय होगा वो प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। यदि वो दाईं दिशा में घुमाता है किसको? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को।
तो उसे स्मॉल डी या प्लस या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। और यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं दिशा में घुमाता है तो उसे वामावर्त, उसे स्मॉल एल या वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है, या उसको माइनस के द्वारा शो किया जाता है। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। हमारे पास लेबोरेटरी में ये सारा कुछ हमें दिया थोड़ी जाएगा, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ी हो रहा है सर वहाँ पे, नहीं, आपको ये कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको कॉपी पेन के द्वारा ही ये पता करना पड़ेगा कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है या नहीं घुमाता। तो इसका मतलब हमें ये सीखना है कि यौगिक प्रकाशिक समायोता दर्शाए या नहीं दर्शाए, इसके लिए शर्त क्या है। तो यौगिक प्रकाशिक समायोता दर्शाता है, इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त आपको पता होनी चाहिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि परीक्षा में पता करना कि दिया गया यौगिक प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा, आप हेडिंग लगा लीजिएगा, यौगिक द्वारा प्रकाशिक समायोता दर्शाने के लिए आवश्यक शर्त। यौगिक द्वारा प्रकाशिक समायोता दर्शाने के लिए आवश्यक शर्त। है ना, वो तो हमने पता किया था पॉलिमीटर ट्यूब में रख करके, वो एक्सपेरिमेंटल काम था। अब हम अपनी कॉपी के अंदर थ्योरेटिकली पता करेंगे कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। अगर घुमाता है तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और जो प्रकाशिक सक्रिय होगा वो प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। तो शर्त क्या है, तो देखिएगा शर्त क्या है। सर किस चीज़ की आप शर्त बता रहे हो? मैं शर्त इस चीज़ की बता रहा हूँ कि यौगिक प्रकाशिक समायोता अगर दर्शाए तो उसके लिए क्या शर्त होगी। तो शर्त क्या है कि यौगिक का जो अणु है, यौगिक का अणु किरेल होना चाहिए। यौगिक का जो अणु है वो क्या होना चाहिए? किरेल होना चाहिए। द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड शुड बी कायरल। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यौगिक का जो अणु है वो किरेल होना चाहिए। सर किरेल का क्या मतलब होता है? किरेल कार्बन तो हमने शायद कहीं सुना है। तो देखो बच्चों, किरेल कार्बन और यौगिक का किरेल होना दोनों अलग अलग बात है। पहले मैं आपको किरेल कार्बन के बारे में बता देता हूँ। किरेल कार्बन क्या होता है? तो ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों समूह अलग अलग प्रकार के हो, तो ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन कहा जाता है। देखो इस कार्बन को देखो, चारों समूह अलग अलग है कि नहीं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? किरेल कार्बन कहते हैं। फिलहाल किरेल कार्बन मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ किरेल का मतलब क्या होता है। तो यौगिक का अणु किरेल होना चाहिए। कि सर शर्त क्या है? शर्त यह है बच्चों कि कोई यौगिक प्रकाशिक समायोता तभी दर्शा पाएगा जब उस यौगिक का जो अणु है वो किरेल हो। यौगिक का अणु कैसा हो? किरेल हो। सर किरेल कार्बन उपस्थित हो? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यौगिक का अणु क्या होना चाहिए? किरेल होना चाहिए। किरेल कार्बन उपस्थित हो? नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें किरेल कार्बन हो तभी वो प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसमें वो अणु कैसा होना चाहिए? किरेल होना चाहिए। तो देखो सारी बातों को छोड़ो, पहले ये समझो कि किरेल क्या होता है। देखो किरेल का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं अपनी घर की भाषा में, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके दो बराबर भाग ना किए जा सके उसे किरेल कहा जाता है। कोई भी ऐसी चीज, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आप दो बराबर भागों में बांट नहीं सको। अगर आप बांट सकते हो तब तो वो होगी अकिरेल,
और अगर उसके 2 बराबर भाग आप नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या होगी, किरेल होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका अंग्रेजी का ए है, ये अंग्रेजी का क्या है, ए। ऐसा ही होता है कि ए है ना, ए है ये, है ना, ABCD वाला ए है ये। आप इसको ध्यान से देखो, क्या आप इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? बिल्कुल इसको बांटा जा सकता है। तो ये किरेल होगा क्या? नहीं, ये क्या होगा, अकिरेल। ये क्या होगा, अकिरेल होगा। तो सर किरेल क्या होता है? किरेल कोई भी ऐसी चीज़ किरेल हो सकती है जिसको 2 बराबर भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना संभव नहीं हो। जैसे ये हाथ है ना अपना, ये किरेल है क्योंकि इसको आप 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। इधर अंगूठा आ गया, इधर क्या आ गई, उंगली। जैसे अंग्रेजी का पी है, ये किरेल है। ये क्या है बच्चों, किरेल। ये किरेल क्यों है? क्योंकि आप इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। बांट के बता दो, अगर आप इसके 2 बराबर भाग कर पाओ तो मुझे बता दो। नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, किरेल है, और ये क्या है, अकिरेल। बताओ ये हाथ, जो अपना हाथ होता है, वो किरेल होता है कि अकिरेल होता है? तो वो क्या होता है, किरेल होता है, क्योंकि आप इसको 2 बराबर भागों में, देखो ऐसे बांटोगे तो ऊपर उंगली आ गई, नीचे तो उंगली है ही नहीं। ऐसे बांटोगे तो इधर अंगूठा आ गया, इधर ये छोटी वाली अंगुली है, तो इसके 2 बराबर भाग करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, किरेल है। समझ में आ रही है? जैसे अपनी बॉडी जो है उसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना। आउटर, बाहर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं कर रहा। तो बीच में से देखो, यहाँ से ये नाक कट जाएगा, ऐसे 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 पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये अकिरेल हो गया। तो किरेल का मतलब क्या होता है, जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके। बार बार बोल रहा हूँ, जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, किरेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किरेल यौगिक समझना है। तो देखो किरेल यौगिक क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। किरेल यौगिक, किरेल कार्बन की हम बाद में बात करेंगे, और किरेल कार्बन को किरेल यौगिक के साथ हम संबंधित भी करेंगे कि किरेल यौगिक क्या होता है। ऐसा यौगिक जिसमें कोई सा भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो, ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें कोई सा भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो, उसे किरेल यौगिक कहा जाता है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको हाई फाई नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपकी बात समझ में आए। मुझे पता है बहुत से बच्चों की ये चैप्टर समझ में नहीं आ रखा है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैप्टर के वीडियोस पूरे देखे होंगे, अच्छे से देख लोगे, तो निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको कहूँ कि पूरे जो जितने भी चैप्टर्स आपके, पहले तो 17 थे, अब कम हो गए, जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में, उनमें सबसे आसान है यदि आप इसको समझ लेते हो। तो ऐसा यौगिक जिसमें कोई सा भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो, उसे किरेल यौगिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, किरेल यौगिक कहा जाता है, या वो यौगिक किरेल होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सममित नहीं हो वह यौगिक, सॉरी, वह यौगिक किरेल होता है ना। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वैसे वो भी एक ही बात है। ऐसा यौगिक जिसमें कोई सा भी सममिति तत्व नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, या वो यौगिक कैसा होता है, किरेल यौगिक होता है। सर सममिति तत्व का क्या मतलब है, देखिएगा, सममिति तत्व का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा तत्व जो उस कंपाउंड को सम्मित होने का आभास करवाता है, यानी उस तत्व की वजह से वो यौगिक सम्मित हो जाता है। जैसे हाथ सम्मित है क्या, ये हाथ सम्मित नहीं है भैया, देखो इधर अंगूठा, इधर क्या है, उंगली है, ये असम्मित है। ये क्या है, असम्मित। जैसे ये पेन है, ये सम्मित है क्या, नहीं, इधर ढक्कन लगा हुआ है, इधर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो ये सम्मित नहीं है। तो सम्मिति तत्व का मतलब ऐसे तत्व
जो यौगिक को सम्मित बनाते हो उन्हें सम्मिति तत्व कहा जाता है। ऐसे यौगिक जो यौगिक को सम्मित बनाते हो, ऐसे तत्व जो यौगिक को सम्मित बनाते हो उन्हें क्या कहा जाता है? सम्मित तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व जो यौगिक को सम्मित बनाते हो। सर सम्मित का मतलब जैसे हाथ सम्मित नहीं है, इधर अंगूठा है, इधर क्या है? उंगली है। अंग्रेजी का ए सम्मित था, अंग्रेजी का पी असम्मित था। तो ऐसे तत्व जो यौगिक को सम्मित बनाते हैं सम्मिति तत्व कहलाते हैं। और ये जो सम्मिति तत्व होते हैं ना बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों तत्वों को आपको समझना होगा। पहला है सम्मित तल। पहला क्या है? सम्मित तल। नंबर 1 है सम्मित तल। नंबर 2 है सम्मित अक्ष। और नंबर 3 है सम्मित केंद्र, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इन्हें कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अगर इनमें से कोई सा भी सम्मित तत्व किसी यौगिक में नहीं है तो वो यौगिक कैसा होगा? किरेल होगा। इनमें से कोई सा भी तत्व अगर किसी यौगिक में अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित है, तो वो यौगिक कैसा होगा? किरेल यौगिक होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सम्मित तल क्या होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम्मित तल क्या होता है। तो देखो सम्मित तल क्या होता है। नंबर 1 सम्मित तल। सम्मित तल क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वह तल जो किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसे सम्मित तल कहा जाता है। वह तल जो किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसे सम्मित तल कहा जाता है। सम्मित तल क्या होता है? वह तल जो किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसे क्या कहा जाता है? सम्मित तल कहा जाता है। तो यौगिक के किरेल होने के लिए उसमें सम्मित तल क्या होना चाहिए? अनुपस्थित। सम्मित तल क्या होना चाहिए? अनुपस्थित। जैसे मैं एक यौगिक आपके सामने लिख रहा हूं जिसे कहा जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ये देखो, ये जो यौगिक है ये है टार्ट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? टार्ट्रिक अम्ल। इसको टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। नाम है इसका, मैं क्या करूं, नाम है भैया, याद कर लो इसको। क्या नाम है इसका? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है, पता है आपको, है ना। अब इसमें देखो, इस तल को देखो, ये काल्पनिक रेखा मैं खींच रहा हूँ, ये एक तल हो गया। क्या ये तल इस यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा? बांट रहा है। देखो OH के सामने क्या आ गया? OH। यहाँ से काटोगे ना आप इसको, तो जो इसका नीचे वाला भाग है और जो ऊपर वाला भाग है, क्या दोनों भाग आपस में समान है या नहीं? इस चीज को आप चेक कीजिएगा। देखो H के सामने H है, OH के सामने OH है, और COH के सामने क्या है? COH। या फिर COH के पीछे क्या है? COH। इसका मतलब ये जो तल है वो कैसा तल है? सम्मित तल। ये कैसा तल है? सम्मित तल। तो बताओ क्या ये यौगिक प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा क्या? नहीं दर्शाएगा। क्या ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा क्या? नहीं होगा। ये कैसा होगा? प्रकाशिक निष्क्रिय। और हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको मीजो यौगिक कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? मीजो यौगिक। मैं किरेल कार्बन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, किरेल कार्बन में बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को देखिएगा। सम्मित तल क्या होता है सिर्फ इतना बता रहा हूँ। वह तल जो किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे क्या कहते हैं? सम्मित तल कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसको उल्टा कर दूँ, OH को इधर लेके आ जाऊँ, H OH
HOH। क्या इसमें सममित तल है? क्या इस तल से आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो? नहीं। देखो OH के सामने H आ गया और H के सामने क्या आ गया? OH। इसका मतलब ये यौगिक कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय, है ना। तो सममित तल की मैंने परिभाषा बताई आपको कि वह तल जो किसी यौगिक को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम क्या कहते हैं? सममित तल कहते हैं। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सममित अक्ष क्या होती है। सममित अक्ष, देखिएगा सममित अक्ष क्या होती है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। वह अक्ष जिसके सापेक्ष अक्ष कहाँ से गुजरेगी? उस अणु में से गुजरेगी, है ना। तो वह अक्ष कोई भी यौगिक अणु है उसमें से कोई अक्ष गुजर रही है, अभी समझा दूंगा, पहले परिभाषा देख लो कि वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को घुमाने पर वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को घुमाने पर प्राप्त होने वाला यौगिक का नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को घुमाने पर प्राप्त होने वाला यौगिक का जो नया रूप है या अणु का जो नया रूप है, रटनी नहीं है भैया, समझनी है। अणु का नया रूप उसके मूल विन्यास पर क्या हो जाता है? अध्यारोपित, जबकि घुमाए गए कोण मान लो थीटा कोण से घुमा रहे हैं, वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को घुमाने पर किसी कोण थीटा से, ऐसे भी लिख सकते हो, वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को किसी कोण थीटा से, वह अक्ष जिसके सापेक्ष किसी अणु को किसी कोण थीटा से घुमाने पर प्राप्त होने वाला अणु का जो नया रूप है उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है, जबकि घुमाए गए कोण थीटा का मान 360 डिग्री से कम हो। तो उस अक्ष को हम क्या कहेंगे? सममित अक्ष कहेंगे। देखो वापस से सुनो कि कोई भी ऐसी अक्ष जो किसी अणु में से गुजर रही है, उस अक्ष के सापेक्ष यदि उस अणु को आप घुमाओ तो प्राप्त होने वाला जो नया रूप है वो उसके मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाए। अध्यारोपित होने का मतलब बता देता हूँ। जैसे ये हाथ है, ये रखो, क्या अध्यारोपित हो रहा है? क्या नहीं। ये देखो अंगूठा अंगूठे के ऊपर है, इसको कहते हैं अध्यारोपित होना। ये अध्यारोपित होना है, ये अध्यारोपित होना नहीं है। अध्यारोपित का होने का मतलब वैसा का वैसा उसके ऊपर रखा जाए, तो उसे हम कहते हैं अध्यारोपित होना, है ना। अध्यारोपित होने का तो समझ में आ गया। ये अध्यारोपित नहीं है भैया, है ना, ये अध्यारोपित नहीं है। ये क्या है? अध्यारोपित होना, है ना। पूरा का पूरा उसके ऊपर रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित होना। तो वह अक्ष जिसके सापेक्ष यदि किसी अणु को किसी कोण थीटा से घुमाया जाए तो प्राप्त होने वाला जो नया रूप है उसके मूल विन्यास पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए? अध्यारोपित हो जाए, जबकि घुमाए गए कोण का मान, जिसे हम थीटा बोल रहे हैं, 360 डिग्री से क्या हो? कम हो। सर 360 से कम क्यों? क्योंकि भैया 360 से तो आप किसी भी चीज़ को घुमा लो वो अध्यारोपित हो ही जाएगी। जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ है ना, इसको घुमाया आपने,
ये देखो वापस से अध्यारोपित 360 पे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ अगर घूम रही है तो अपनी मूल चीज़ पर या मूल विन्यास पर वो अध्यारोपित होगी। तो 360 से कम पे घुमाना है सर। 360 से कम पे क्यों? वापस से सुन लो कि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप 360 से घुमाते हो तो वो अध्यारोपित होगी। जैसे ये है ना, ये हाथ है और ये हाथ है, ये हाथ मान लो, ठीक है। ये कितने से घुमा, इसको ऐसे ध्यान साइड में रखना है आपको, है ना। इसको घुमाओ आप, ये कितने से घुमा सर? 90 से घुमा। ये कितने से घुमा? 180 से। ये कितना घुमा? 270। और ये देखो वापस से जब लाओगे तो कितने से घूमेगा? 360 से। और बताओ 360 से लाओगे तो ये देखो अध्यारोपित हुआ कि नहीं हुआ? ये अध्यारोपित हो गया। तो 360 पे तो कोई भी चीज़ अध्यारोपित हो जाती है। हमें 360 से कम पे घुमाना है। और घुमाने पर यदि उस अक्ष के सापेक्ष अगर आप किसी अणु को 360 से कम पे घुमाते हो तो जो नया रूप प्राप्त हो रहा है वो पुराने रूप पर अगर अध्यारोपित हो रहा है तो उस अक्ष को हम क्या कहेंगे? सममित अक्ष कहेंगे। और इस सममित अक्ष को Cn से दर्शाते हैं। सममित अक्ष को Cn से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Cn से, जहां n बराबर होता है 360/θ। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जैसे हम बात करें जल के अणु की, किसकी बात करें? जल के अणु की। ये देखो H2O है ना। इस H2 अणु में इस अक्ष के सापेक्ष अगर मैं इसको घुमाऊं, है ना, ये 1 और ये क्या है 2 मान लिया। तो देखो इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, ये देखो ये H2O का अणु है, ये हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है ना। ये दोनों पेन अलग अलग है, इनको एक ही मान लो आप, है ना। ये भी मार्कर ये भी मार्कर, ऐसे मान लो। बताओ ये कितने से घुमा? 90 से। और ये कितने से घुमा? 180 से। वापस वो का वो रूप आया कि नहीं आया? इससे जब आप 90 से घुमाओगे और उसके बाद में फिर 90 से घुमाओगे, टोटल कितने से घुमाया आपने? फिर 90 से घूमेगा तो H2 ऐसे हो जाएगा, ये H2 पीछे चला जाएगा, H1 सामने आ जाएगा और फिर इधर। तो बताओ वापस से यही रूप प्राप्त हो जाएगा। और इसको इसके ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं। ये 1 2 तो मैंने इसको शो करने के लिए किया है। बताओ ये इसके ऊपर अध्यारोपित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये जो अक्ष है ना, इसको हम क्या कहेंगे? सममित अक्ष। और इसका नाम क्या होगा? Cn बोलते हैं। और n का मान निकालूँ, कितने डिग्री से घुमाया आपने? 180 से। तो n बराबर 360/180 बराबर 2। इसका मतलब जल के अणु के अंदर जो अक्ष है इसका नाम क्या है? C2 अक्ष है। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि यदि किसी अणु को किसी अक्ष के सापेक्ष किसी कोण थीटा से घुमाया जाए, यदि थीटा का मान 360 से कम है और घुमाने पर नया रूप उसके मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सममित अक्ष कहेंगे। और सममित अक्ष को Cn से दर्शाएंगे, जहाँ n बराबर होगा 360/θ। और n का मान कैसे निकालोगे? जिस कोण से आपने घुमाया उस कोण का भाग देना है 360 में। तो बताओ जैसे यहाँ पे 180 से घूमने पर वापस मूल रूप प्राप्त हुआ तो n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को आप घुमा के देखिएगा। अमोनिया को जब आप घुमाओगे तो 120 डिग्री पर ये वापस अपना मूल रूप प्राप्त करेगा। कितने पे प्राप्त करेगा? 120 पर। तो बताओ अमोनिया के लिए ये जो अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष घुमाना है। पिरामिडीय संरचना होती है इसकी, वी शेप होती है इसकी। कैसी होती है? पिरामिडीय। तो बताओ अमोनिया के लिए 360/120 याद रख लेना, कितना आएगा? 3। इसका मतलब अमोनिया के अंदर जो Cn है वो कौन सी है? C3 है। अमोनिया में 3 एक नाइट्रोजन होता है और 3 क्या होते हैं? ऐसे समझ लो। देखो ये देखो ये अमोनिया है। इसको जब आप कितने से घुमाओगे? 120 डिग्री से। 120 डिग्री से ये देखो ये 120 डिग्री से घूम गया। 120 डिग्री से जब घूमेगा तो जो नया रूप प्राप्त होगा वो पुराने वाले रूप पर क्या हो जाएगा? अध्यारोपित। तो इसे हम क्या कह देंगे? C3 कह देंगे। सर C3 क्यों कहा इसको? तो 360/120 बराबर
3 आ गया, तो n का मान 3 आ गया, तो Cn होता है ना, तो C3 हो गया। अब सर परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा, तो आपसे एक तो ये तो पूछा ही जा सकता है कि सममित अक्ष क्या होती है, तो बहुत आसान सी परिभाषा है, वह अक्ष जिसके सापेक्ष यदि किसी यौगिक के अणु को घुमाया जाए, किसी कोण थीटा पर, जबकि थीटा का मान 360 से क्या हो कम। सर से 360 पे क्यों नहीं घुमाए, क्योंकि भैया 360 पे घुमाओगे ना दुनिया की हर चीज़ अपने मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाएगी, तो फिर मतलब ही क्या होगा उस बात का। तो 360 से कम पे घुमाने पर, यदि 360 से कम पे घुमाना है, यदि 360 से कम पे घुमाने पर यदि प्राप्त होने वाला नया रूप मूल रूप पर अध्यारोपित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सममित अक्ष, और इसे Cn से दर्शाते हैं। मान लिया कोई अणु 60 डिग्री से घूमने पर अपने मूल रूप को प्राप्त कर रहा है, तो बताओ उसमें कौन सी अक्ष होगी, C6 हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी C6। लेकिन आपके सिलेबस में एक तो C2 और एक क्या है C3, ये ध्यान रखना है। तो सममित अक्ष की परिभाषा क्या होती है याद रखना है। सममित अक्ष निकालते कैसे हैं, उसके लिए n का मान चाहिए, तो n का मान 360 बटा थीटा से, और जल के अणु के अंदर सममित अक्ष कौन सी होती है, C2 होती है, और अमोनिया में कौन सी होती है, अमोनिया की संरचना पिरामिडी है, अमोनिया का सूत्र NH3, अमोनिया में क्या होती है C3। और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो जल के अणु का पूछा गया था, तो जल के अणु में कौन सी सममित अक्ष है बताओ, C2 है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा सममित तत्व, जिसका नाम है सममित केंद्र। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बताओ जल के अणु में C2 है और अमोनिया में क्या है, C3 है। अब हम बात करेंगे सममित केंद्र। सममित केंद्र, तो देखिएगा सममित केंद्र क्या होता है, परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिख दी है, समय खराब नहीं हो इसके लिए। किसी अणु के बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु, किसी अणु के बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से कोई सीधी रेखा खींची जाए, है ना। जैसे मान लिया ये अपने पास बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, C6H6 होता है, ये क्या है बेंजीन। इस बेंजीन के बीचों बीच उपस्थित ये बिंदु मान लिया, जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए, यहां से एक सीधी रेखा खींचो, ये देखो सीधी रेखा खींचती, जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु से आमने सामने, ये आमने मान लो और ये सामने मान लो, या इसको आमने मान लो इसको सामने मान लो, समान परमाणु, ये देखो समान परमाणु हो गए, समान दूरी पर, ये दूरी और ये दूरी समान होगी, समान दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। तो किसी अणु के बीचों बीच उपस्थित कोई ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां से कोई सीधी रेखा खींची जाए, तो उस बिंदु से आमने सामने दोनों ओर वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो। ये दूरी और ये दूरी समान है कि नहीं है, ये दूरी और ये दूरी समान है कि नहीं, और ये दूरी और ये दूरी समान है कि नहीं है। तो ये जो अक्ष है, इस अक्ष का जो केंद्र बिंदु है, ये जो अक्ष मैंने बनाई इसका जो केंद्र बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। तो काल्पनिक बिंदु जिससे कोई सीधी रेखा खींची जाए, तो सीधी रेखा के दोनों ओर जो परमाणु आ रहे हैं वो समान दूरी पर समान परमाणु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। जैसे एथीन का अणु है, ये एथीन है, ये देखो यहाँ पर ये काल्पनिक बिंदु, बताओ समान दूरी पर समान परमाणु है कि नहीं है। तो ऐसे केंद्र को हम क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। और ये हो गए आपके सममित तत्व। तो बताओ कितने प्रकार के सममित तत्व बताए, 3 प्रकार के। एक होता है सममित तल, एक होता है सममित अक्ष, एक होता है सममित केंद्र। और यौगिक किरेल कब होता है, जब इनमें से कोई सा भी सममित तत्व यौगिक में नहीं हो, और यौगिक किरेल होगा तो वो प्रकाशिक समायता दर्शाएगा, यानी वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो यहाँ तक आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इस वीडियो को आपने देख लिया होगा और वापस से देख लीजिएगा और अपनी बुक को एक बार पढ़िएगा। उसके बाद में हम इसका आगे वाला जो भाग है उसको अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।